हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जो नया शुरू करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से और ज़्यादा शुरू हो जाता है। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम। तो सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियाँ भारत में कौन सी हैं? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ठीक, कितनी कंपनियाँ टोटल हैं तो देखा जाए तो कुल 6 हैं। ठीक, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक, तो सबसे पहले जो कंपनी आती है पुर्तगाली आती है, पुर्तगाली आते हैं जो भारत की खोज करते हैं, वास्को डी गामा। भारत की खोज विश्व स्तर पर भारत की जो पहचान होती है यहाँ शुरू होती है। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हुआ और गए 1961 में। उनमें सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए। गोवा से इनको भगाया गया। ठीक है, तो पुर्तगाली के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीज़ें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, तो पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना। नंबर 1 पॉइंट है, पुर्तगाली अपने यूरोपी थे। पुर्तगाली पहले यूरोपी थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। तो भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, जो भारत आने का प्रयास किए। 20 में 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जो दक्षिण पश्चिम भारत में एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। ठीक, दक्षिण पश्चिम भारत में कहाँ? कालीकट पहुंचे। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुआ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल तो मिस्टर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ही है कि हिंद महासागर पर कब्जा करना। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू किया? पेपर में आ सकता है, पेपर में कई बार आया है। हु वाज द अथोराइज्ड एसोसिएटेड बाय ब्लू वाटर पॉलिसी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगाल। राइट, अब इसमें नोट करके एक पॉइंट आता है, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति ये क्या होता है? पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। मतलब कि अब आपको अगर अरब सागर में अपना जहाज़ लाना है, भारतीय हो चाहे अरबी हो चाहे जो भी देश के जहाज़ हैं, वो अरब सागर में प्रवेश करने से पहले उनको परमिट बनवाना पड़ेगा, नहीं परमिट इशू कराना पड़ेगा, और परमिट इशू कराना ही कार्टेज व्यवस्था कहलाता है। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टेज प्राप्त होता था वो काली मिर्च, गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टेज प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया, इसलिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। मतलब आपका जहाज़ आएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे हिंदुस्तान का ही क्यों हो। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों को भी कार्टेज या परमिट लेना पड़ा था। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1556 में हुई। कहाँ पर हुई? गोवा में हुई। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो है कहाँ पे खुली? गोवा में खुली 1556 ईस्वी में। किसके द्वारा खुली? तो पुर्तगालियों के द्वारा। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ से आई? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। राइट, अगला है, पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, और 20 में 1498 को नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। स्थानीय राजा उस समय थे जमोरिन, कहाँ के? कालीकट के। उन्होंने उनको स्वागत किया और कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए। भारत में 3 महीने तक रहने के बाद वास्को डी गामा सामान से लदे एक जहाज़ के साथ वापस लौटा। मतलब हिंदुस्तान में ये है कि अब आए हो तो अब जाओगे तो कुछ ना कुछ विदाई दी जाती है। तो विदाई स्वरूप उनको एक जहाज़ भर के सामान दिया गया, जैसे काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया। ठीक, ये सब मसाले वाले सब प्रोडक्ट जितने थे वो दिए गए, और उस सामान को उसने यूरोपीय बाज़ार में अपनी यात्रा की कुल लागत का 60 गुना दामों में बेचा। अगर उसकी लागत उस समय 2000 रुपये होगी तो उसने 2000 रुपये की लागत है, उसका 60 गुना मतलब 1,20,000 रुपये। उस समय 1,20,000 रुपये की वैल्यू थी। ठीक, मतलब
जितना उसका व्यय हुआ था उससे 60 गुना ज़्यादा, मतलब 2 गुना नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था वही जो प्रोडक्ट इंडिया से ले गया था। ठीक। 1501 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। उसने कन्नौर की एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत में कालीकट, कन्नौर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरे। तो क्वेश्चन है, कालीकट, कन्नौर और कोचीन ये पुर्तगालियों का पहला अड्डा था जहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया, उभरे। अरब व्यापारी जो थे पुर्तगालियों की सफलता और प्रगति से जलने लगे और इसी जलन ने स्थानीय राजा जमोरिन और पुर्तगालियों के बीच शत्रुता का जन्म हुआ। यहीं से ही पुर्तगालियों के बीच और जमोरिन के बीच शत्रुता का जन्म हुआ। यह शत्रुता इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। राजा जमोरिन को पुर्तगालियों ने हरा दिया और इस जीत के साथ पुर्तगालियों की सैनिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। जब जमोरिन को हरा दिया तो वहाँ पर जो इनकी सैनिक थे प्लस जमोरिन के सैनिक थे, उन पे पूरा मतलब अधिकार इनका हो गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे हुआ? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था क्योंकि मूल उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क आया, जो सबसे खतरनाक गवर्नर था, जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। तो क्वेश्चन आ गया, गोवा पर सबसे पहले कब्जा पुर्तगालियों ने किसने किया? तो अल्बुकर्क ने किया था। तो अल्बुकर्क जो था वो सबसे खतरनाक, सबसे होशियार पुर्तगाली गवर्नर था। कहा जाता है भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। बाद में गोवा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय बन गया। उसने अपना हेडक्वार्टर जो है गोवा स्थापित कर दिया और गोवा में ही पहला जो चर्च है वो पुर्तगालियों द्वारा ही बनाया गया है। ठीक। तो एक प्रकार से देखा जाए भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था और अल्बुकर्क ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी काम किया था यहाँ पे। ठीक। अगला है, तट क्षेत्रों पर पकड़ और नौसेना की सर्वोच्चता ने भारत में पुर्तगालियों की स्थापित होने में काफ़ी मदद की। 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगालियों ने न केवल गोवा, दमन दीव, सालसेट पर कब्जा कर लिया, बल्कि भारत तट के सहारे विस्तृत बहुत बड़े क्षेत्र को भी अपने प्रभाव में ले लिया। मतलब कि ये काफ़ी एरिया को कवर कर लिया था, चाहे जहाँ जो पाए वो कर सकता था। मतलब इसने, क्योंकि इसकी नौसेना मजबूत थी और साथ ही साथ सैनिक सर्वोच्चता भी बढ़ गई थी और अल्बुकर्क ने सैनिक सर्वोच्चता के साथ साथ पुर्तगालियों में ईसाइयत का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भारत में किया था। अर्थात कि भारतीय जो गरीब वर्ग था, वंचित वर्ग था, उनकी बेटियों का विवाह पुर्तगाली सैनिकों से करा देता था और उनका जो बच्चे होते थे उन्हें क्या कहा, टोपाज कहा जाता था, जिससे आने वाले समय में वो ईसाइयत ही कबूल करेंगे, साथ ही साथ वो पुर्तगालियों के टीम में रहेंगे। हुगली पर अधिकार किया। हुगली पर अधिकार करने का मतलब है बहुत बड़ा पार्ट। पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को लूटने के मकसद से किया था। उन्हें हुगली पर अधिकार किया था। हुगली कहाँ है? कलकत्ता के पास ना, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के पास हुगली नदी निकली है, तो हुगली वहाँ पे है। तो हुगली पर उसने इसलिए वहाँ पे अधिकार करने का प्रयास किया कि वहाँ जो जहाज़ उनको लूटने का मकसद किया था। 24 जून 1632 से लेकर 24 सितंबर 1632 तक, मतलब 24 जून 1632 से 24 सितंबर 1632 तक लगातार 3 महीने तक कासिम खान मुगल सेनापति ने 1,50,000 की सेना लेकर पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक लड़ते रहे। मतलब 300 पुर्तगाली सैनिक और 600 निवासी ईसाई सैनिक लड़ते रहे, जिसके बाद वे भाग खड़े हुए। उनके अधिकतर जहाज को गए, मतलब पुर्तगालियों के जहाज नष्ट हो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हुए। कुछ जो है वो किसी न किसी नाव या किसी न किसी छोटे जहाज के माध्यम से बाहर निकल गए, लेकिन वह व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा लोग मर गए। लेकिन उस समय वहाँ महामारी काफ़ी ज़्यादा भारत में फैली थी और उससे जहाँ वो लोग जिंदा लोग भी थे वो भी काफ़ी लोग एक्सपायर कर गए, मर गए।
मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 पुर्तगालियों को बंधक भी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दासता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। इस्लाम धर्म को अपनाने, इस्लाम धर्म अपनाओ, नहीं तो फिर दासता को स्वीकार करो, दास बनो हमारे। पुर्तगाली शक्ति का पतन। तो पुर्तगाली शक्ति का जो पतन है वो क्या है? भारत में पुर्तगाली शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकी, क्योंकि नए यूरोपीय व्यापारिक प्रतिद्वंदियों ने उनके चुनौती पेश कर दी सामने। विभिन्न व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के मध्य संघर्ष में पुर्तगालियों को अपने से शक्तिशाली और व्यापारिक दृष्टि से अधिक सक्षम प्रतिद्वंदी के समक्ष समर्पण करना पड़ा, और धीरे धीरे वे सीमित क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए। पुर्तगाली शक्ति के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो देखें, पुर्तगाल एक देश के रूप में इतना छोटा था कि वह अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी के भार को वहन नहीं कर सकता था। उनके समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्धि थी। इन्हें समुद्री डाकू कहा जाता था, क्योंकि पुर्तगालियों को समुद्री डाकू के रूप में जाना जाता था। प्रसिद्धि ने स्थानीय शासकों के मन में उनके विरुद्ध शत्रुता का भाव पैदा कर दिया। पुर्तगालियों की कठोर धार्मिक नीति ने उन्हें भारत के हिंदू और मुसलमानों दोनों से दूर कर दिया। इसके अतिरिक्त डच और ब्रिटिशों के भारत में आगमन ने भी पुर्तगालियों के पतन में योगदान दिया। विडंबना यह है कि पुर्तगाली शक्ति जो भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति थी, वही 1961 में भारत से लौटने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति भी थी। जब भारत सरकार ने गोवा, दमन, दीव और उन्हें कब्जे में ले लिया तो उनको भगा दिया। भारत को पुर्तगालियों की देन। तो उन्होंने भारत में तंबाकू कृषि प्रारंभ की, भारत के पश्चिम पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म का प्रसार किया। 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट पहला वैज्ञानिक कार्य था, जिसका प्रकाशन 1563 गोवा में किया गया। सर्वप्रथम इन्होंने कार्टेज प्रणाली के माध्यम से बताया कि समुद्र और समुद्री व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित की जाए। इस प्रणाली के तहत कोई भी जहाज अगर पुर्तगाली क्षेत्रों से गुजरता है तो उसे पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें पकड़ा जा सकता है। वे भारत और एशिया में ईसाई धर्म प्रचार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। पुर्तगालियों के साथ भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। इसने एशिया में ईसाई धर्म प्रचार करने वाला पहला यूरोपीय थे लोग। ठीक, तो ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। ठीक, सबसे पहले मैंने बताया क्रम से, फिर पुर्तगाली कंपनी मैंने बताया, उसके बाद मैं हर एक कंपनी के बारे में पॉइंट वाइज बताते जाएंगे। ठीक, तो जैसे भी वीडियो लगी बेटा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।